इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी गारंटी है कि पूछा जाएगा। या बहुत हो सकता है आपका अंक बदल सकता है, करड़ी में 5 की जगह करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, ये हो सकता है, लेकिन गारंटी है इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है 5 अंक का। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें करना क्या होता है, आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले, दिया है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन विरोधाभास के नियम से सिद्ध करना है। विरोधाभास नियम यह कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अपराधी नहीं है, लेकिन कोई प्रमाण ऐसा मिलता है, आप प्रमाण खोजते हो, प्रमाण मिल जाता है कि नहीं ये अपराधी है, तो ये हम मान के चलेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम ऐसे प्रमाण खोजेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, हम कहेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, जिससे आपका 5 अंक का है तो 3 अंक ही मिलता है। ध्यान दीजिए हमने क्या माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए का चिन्ह बनता है ऐसे, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए करड़ी में 5 बराबर होगा p/q के। इसलिए करड़ी में 5 किसके बराबर होगा, p/q के। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम जो माने हैं p/q, हम कहेंगे कि p व q एक सह अभाज्य संख्या है। p व q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिए p व q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और q जो है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p व q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 4/6 है, ठीक है, कोई भिन्न है। आप जानते हैं कि 4 और 6 में दोनों में एक गुणनखंड है जो मिल रहा है। देखिए हम सबसे पहले इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये 2/3, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो इसका जो सॉल्व आएगा 2/3। 2 और 3 का म से कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 का म से कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 3 का म से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा सह अभाज्य संख्या क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का म से 1 प्राप्त हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या यानी जो हमारे, जैसे मान लीजिए 9/13 है, ठीक है। अब इसे और डिफाइन नहीं किया सकता, इसे और नहीं काटा जा सकता, तो यानी 9 और 13 का म से कितना होगा, 9 और 13 का म से कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो किन्हीं दो संख्याओं का म से अगर 1 प्राप्त हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे बहुत बारीकी से समझिएगा आप, ठीक है। यानी p व q कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी उसके दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4/6 में इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इसे लिख सकते हैं 2 × 3। तो एक गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 4/6 यह हमारा यानी सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या तब होगी जब इस दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा और सिर्फ 2/3 बचेगा।
यानी दोनों में जो गुणनखंड होगा सिर्फ एक होगा, एक के अलावा नहीं होगा। यानी 2 गुणित्ते 1 लिख सकते हैं और 3 गुणित्ते 1। तो हमें समझ में आ रहा है कि सअभाज्य संख्या क्या है। यानी जो भी संख्या होगी, यानी 2/3 को अब किसी और संख्या से काटा नहीं जा सकता, सिर्फ एक के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा सअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, कि कड़ी में 5 बराबर क्या है हमारा P/Q। क्या है हमारा P/Q। ठीक है, जहां हमने क्या माना है, P व Q एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बटे कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या करना है हमको कि Q² को इस तरफ भेज देंगे और 5 को इस तरफ भेज देंगे, यानी Q² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P² बटे 5। ठीक है, तो Q² बराबर कितना है, P² बटे 5। अब देखिए प्रमेय 1.3 जो दिया है किताब में, कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रही है तो वह संख्या भी उसी संख्या से कट जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है आपके पास, मान लीजिए 25 का वर्ग आप 5 से काट रहे हैं, कट जाएगा। ठीक है, यानी 25 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 का वर्ग होगा 625। 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर हम 25 का वर्ग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है कि 25 को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए 25 को 5 से डिवाइड किया कितना है, 5 है। तो इस दुनिया में कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्ग करने पर किसी संख्या से डिवाइड हो जा रही है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वह संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे ये रूल बनता है कि P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां हमको लिखना पड़ेगा कि चूंकि का चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक है, चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से क्या है भाई, विभाजित है। इसलिए अब इसलिए का चिन्ह कैसे बनता है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। मैंने बताया ना कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वह संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाना है। ठीक है, तो अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो कितना आएगा, मान लीजिए कि P² को 5 से विभाजित किया है तो यहाँ Q² आया है। ठीक है, लेकिन P को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो आएगा कितना, तो हम कहेंगे कि पुनः नहीं, आप कहिए कि भाई P को अगर 5 से विभाजित किया जाएगा तो हम मान लेते हैं वह संख्या यम आएगी। क्या मान लेते हैं, वह संख्या यम। माना कि भाई P को 5 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, m। ये हमको मानना पड़ेगा, यानी माना P को 5 से विभाजित कर रहे हैं, कितना आ रहा है, m। जहां यम कैसी संख्या है, यम एक पूर्णांक है। यम कैसी संख्या है भाई, यम कैसी संख्या है, यम एक पूर्णांक संख्या आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए करना क्या है। अब यानी 5 को इस तरफ भेज देंगे तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा। ठीक है, P बराबर कितना आ जाएगा, 5m। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये हम समीकरण 1 किसको माने थे, किसको,
समीकरण 1 मान लेंगे इसको, क्यू स्क्वायर बराबर जो पी स्क्वायर बटे 5 आया है। पी को तो साबित कर दिया कि भाई पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी पी का एक गुणनखंड 5 है, ये हम साबित कर चुके हैं। अब हम साबित करने वाले हैं क्यू को भी। तो P बराबर 5 है, हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या, P का मान इसमें रखेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमें, क्यू स्क्वायर बराबर P का मान कितना है 5m, यानी 5m का होल स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा आपका 5, यानी P की जगह आपने कितना रखा 5m, तो 5m का होल स्क्वायर बटे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 को 25 में 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा, 5 को हम इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्यू स्क्वायर बटे कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी m स्क्वायर बराबर कितना आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5। तो फिर से देखिए, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई संख्या है उसका वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जानी है। ठीक है, तो यहां फिर हम लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिए, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखिए P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हम तो मान के चले थे कि P व Q एक सअभाज्य संख्या है, यानी उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, उसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह अवधारणा हमारी गलत साबित हुई। तो हम कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, यानी हमारी जो कल्पना थी वो गलत हो गई। अगर हमारी कल्पना गलत हो गई, यानी ये हमारी कल्पना थी कि ये कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है, पर ये गलत साबित हो गया। अगर गलत साबित हो गया तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यानी विरोधाभास नियम से यह यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। तो हम कहेंगे यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है जिससे यह पता चलता है कि कर्डिम में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यानी हमारी जो अवधारणा थी वो गलत साबित हो गई, अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है जिससे यह पता चलता है कि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी हम कंफर्म हो चुके कि कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या किए, माना कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है, हमने ये माना था, लेकिन हमने माना था इसलिए कर्डिम 5 बराबर P बाई Q के रूप में लिखेंगे, जहां P व Q एक सअभाज्य संख्या होनी चाहिए,
यानी P और Q का कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जहां Q 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। कर्डिम 5 बराबर P/Q माना था हमने, दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर कर्डिम 5 का वर्ग 5 मिला, ये P² बटे Q² मिला। ठीक है, Q² को हमने इस तरफ भेज दिया, 5 को हमने इस तरफ भेज दिया, तो Q² बराबर क्या आ गया, P² बटे 5 आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखिए P जो है 5 से विभाजित होगा, पर आएगा कितना, तो हमने कहा माना P को हमने 5 से जब विभाजित किया तो रिजल्ट क्या आया, यम आया, जहां यम एक धन पूर्णांक मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यम को हमने एक पूर्णांक मान लिया, तो 5 को उस तरफ गुणा किया तो P बराबर कितना आ गया आपका, 5m आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया, तो Q² बराबर कितना आ गया, 5m का होल स्क्वायर बटे कितना है 5, 5m का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे 25, m² बटे 5, हमने 25 को 5 से काट दिया तो कितना आया आपका, 5×5 = 25, यानी Q² बराबर आ गया 5m², तो 5 को हमने इस तरफ किया तो Q² बटे 5m, और यानी Q² भी 5 से विभाजित है, यानी हम कहेंगे चूंकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, तो Q भी विभाजित हो रहा है 5 से, और P भी, तो P और Q का अगर हम म से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो यह कल्पना थी कि P व Q एक सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या तो रही नहीं, गलत हो गई, तो हम कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे यह पता चलता है कि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।